BBRL देख रहे हैं। हम लोग आज बात करेंगे 2019 के क्वेश्चन पेपर BRL 3 के। BRL 3 यानी कि रिटेल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर जो चैप्टर हैं वो आपको 13 चैप्टर देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर हैं वो आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। 7th चैप्टर जो है वो अकाउंटेंसी का है। देन उसके बाद आपके जितने भी चैप्टर्स हैं दे ऑल आर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। ओके, तो 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आज हम। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एज अ मैनेजर इन अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन हाउ वुड यू बिल्ड अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर बिजनेस। ये पूछ रहे हैं अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और आप वहाँ मैनेजर हैं तो आपको पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है कि आप के पूरे जितने भी एम्प्लॉयज़ का सेट है ये आपस में एक दूसरे को कैसे सिखाएंगे। इसके लिए आप उनको कैसे प्रोत्साहित करेंगे, मतलब वो क्या करें ऐसा। आप ऐसे कौन कौन से पॉइंट पर ध्यान देंगे जिससे वो सारे के सारे लोग अपना नॉलेज शेयर कर पाएँ। ठीक है, नाउ इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट रेदर देन अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। ये कह रहे हैं कि इसमें ना ये एक माइंडसेट है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन नहीं है कि आप इसे सिर्फ पेपर पे लिखेंगे और आपका काम हो जाएगा। मतलब लोगों को बता दिया कि हाँ भाई रमेश सुरेश को ये बात बता देना कि ये जो एप्लीकेशन है वो कैसे रन करता है। ठीक है, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, लेट्स से यू आर इन बिग बाज़ार और वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कोई नया न्यू कमर आया है वहाँ पे, तो आप उनको ये कैसे बताएंगे कि आपको सेल कैसे करनी है, नए कस्टमर को ग्रीट मीट ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। अगर किसी एम्प्लॉय से कुछ गड़बड़ हो रही है तो बाकी एम्प्लॉयज़ उसकी हेल्प कैसे करें। ठीक है, क्लियर। या पेपर पे लिख देंगे तो उससे कोई बात बनने वाली नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, उनके माइंडसेट में ये बात रखनी होगी कि भाई आपको आपस में मिलजुल कर रहना है और सबको एक साथ नॉलेज शेयर करनी है। तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि वो मिलकर साथ में सीख सकें। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। सो यहाँ पे 5th डिसिप्लिन पीटर सैनेज ने बताए हैं कि जो भी अगर आपको एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो सबसे पहले आपको सिस्टम थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसका जो थिंकिंग है दैट एग्जैक्टली मैच विद ईच अदर। अब ये पॉसिबल तो नहीं है, पर सारे के सारे लोग अगर एक बात पर एग्री हों, किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पर एग्री हों, तो यहाँ पर जो बात आ जाएगी वो सिस्टम थिंकिंग वाली करेक्ट हो जाएगी। अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं तो आप उस ग्रुप को तो लीड करेंगे ही, उस ग्रुप के साथ तो रहेंगे ही, पर आपको पर्सनल मास्टरी की भी ज़रूरत होगी। मतलब अगर वो ग्रुप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस जो है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अगर बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो सारी की सारी बढ़िया आ रही है। सो सिस्टम थिंकिंग के साथ आपको पर्सनल मास्टरी की भी ज़रूरत है। इसका मतलब इंडिविजुअल कमिटमेंट टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हर एक इंडिविजुअल सीखने की ओर ध्यान दे। तीसरा है टीम लर्निंग, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो बाकी इंडिविजुअल्स को आप वो शेयर करें अपने ग्रुप के। सो आप और आपका ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल बन पाएगा और ये एक कदम होगा किसकी तरफ, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने की तरफ। देन आपको मेंटल मॉडल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आई तो जब वो प्रॉब्लम बाकी लोगों के साथ, बाकी मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं तो अनवांटेड जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, या अनवांटेड सॉल्यूशंस जो होते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, वो निकाल सकते हैं, वो छांट सकते हैं। जैसे आपको एक डिसीजन लेना है कि हमने ये बैनर लगाना है या नहीं लगाना। ठीक है, इस बैनर में जो जो हमने कंटेंट यूज़ किया है क्या उस कंटेंट को यूज़ करना चाहिए, हाँ या नहीं। तो आपको ये सब पता चल जाएगा कब, जब आप बाकी लोगों के साथ ये बात शेयर करेंगे। इज इट क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। हर एक व्यक्ति का पूरे के पूरे टीम मेंबर्स के साथ शेयर्ड विजन होना चाहिए। एवरीवन ओन्स द विजन एंड हैज़ फोकस एंड एनर्जी फॉर लर्निंग। तो इसीलिए ये बात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका विज़न जो है वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर होना चाहिए। ठीक है, कि आप सबको बताएं कि हम क्या सोचते हैं, बाकी लोगों से जानें कि वो लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, क्लियर, दैट इज नाउ। सो फ्रॉम द अबव फिगर
अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कैन बिल्ड ऑन फॉलोइंग डायमेंशंस। पहला है कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन कैसा है। जैसे कि क्या आपका ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन एक लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपार्टमेंटलाइज्ड है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू काम करता है या डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू काम करता है। इसमें ये जो बाउंड्रीज आ जाती हैं, एक एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू इन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन अक्रॉस डिपार्टमेंटल एंड हिरारिकल बाउंड्रीज। अब देखो, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम मिलेगी तो आपको उसे सॉल्व करना होगा। आप बाकी मेंबर्स के साथ जब वो प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो वहाँ ना कम्युनिकेशन का गैप आ सकता है, क्योंकि आपका जो जॉब पोस्ट होगा हो सकता है कि वो किसी से सुपीरियर हो, है ना, क्लियर, आप किसी के सबऑर्डिनेट हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पे ना कम्युनिकेशन का गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से कल्चर, इस पर्टिकुलर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उसमें कौन से कल्चर को जगह दी जाती है। सर, व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीफ, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉर्म्स। जब भी हम कोई रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सेट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है कि हम लोग ऐसा मानते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम इस तरीके से काम करता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का बिलीफ सिस्टम अलग होता है। लेट्स से कि जो रोल्स रॉयस है उनका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है? रिच, ठीक है, क्वालिटी पर उनका फोकस ज़्यादा रहता है, उनके बिलीव्स क्वालिटी को लेकर कुछ अलग होंगे, ठीक है। रेडमी जो मोबाइल बनाती है उनके क्वालिटी के ऊपर बिलीव्स और जो उनकी वैल्यूज़ होंगी मनी लाइक पैसे को लेकर, कि लोग पैसा क्या करते हैं, कम खर्च करते हैं ज़्यादा क्वालिटीज़ के लिए। पर कुछ लोग, रोल्स रॉयस का इसका उल्टा मानना है, लोग पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर देंगे पर आप उनको क्वालिटी उस हिसाब की दो। सो दैट इज़ देयर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, दैट इज़, ये तो एक ही पॉइंट के ऊपर मैंने आपको बताया, पैसे के ऊपर, है ना। सोशल वेलफेयर, एजुकेशन और बहुत सारे पॉइंट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिफर करता है एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे। नाउ लीडरशिप, अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सारे के सारे डिपार्टमेंट अगर एक साथ आ जाएंगे विदाउट हिरारिकल बाउंड्रीज तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसको करने के लिए, इस काम को करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? लीडरशिप की, ठीक है, क्लियर। पीपल ऑन द टीम आर गिवन द स्किल्स, इंफॉर्मेशन, टूल एंड मोटिवेशन एंड अथॉरिटी टू मेक डिसीजन सेंट्रल टू द टीम्स परफॉर्मेंस, और उसके हिसाब से क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती रहे, जिससे आप नए नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करें? काउंटर कर सकें। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन शेयर करे। कुछ नई चीज़ आई है तो वो सबको पता चले, कोई नई प्रॉब्लम आई है तो वो प्रॉब्लम सब लोगों को पता चले, ठीक है, क्लियर। इससे होगा क्या कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा रिच नॉलेज, क्लियर, ठीक है। अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन। अगर एक सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर सही व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो उससे सारे डिसीजंस जो हैं वो सही तरीके से लिए जा सकते हैं, है ना। नाउ सो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 2019 BRL 003 रिटेल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव एंड कम्युनिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज प्रपोज्ड बाय फेडरिक विंसलॉ टाइलर, FW टाइलर, ठीक है, क्लियर। नाउ सो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसके लिए नाम आता है भैया फेडरिक विंसलॉ टाइलर का, लेकिन इसके साथ और कौन कौन लोग थे? फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट। हेनरी गैंट का भी भैया उस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे सेम स्कूल के थॉट पे चलते थे, स्कूल ऑफ थॉट इनका सेम था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए। अब सर व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट का काम ये था कि हम जितना भी मैनेजमेंट करें वो लॉजिकल हो, सिमेट्रिक मेथड से काम करें, ठीक है, क्लियर। हम जो भी काम करेंगे वो लॉजिकल होगा, इलॉजिकल नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। नाउ
पहले अब इन्होंने ये प्रॉब्लम कैसे देखी थी मैं आपको अगर बताऊं तो वहाँ पे इन्होंने फ्रेडरिक टायलर ने एक बात नोटिस करी कि जितने भी जो वर्कर्स हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो वर्कर्स भी ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज भी रिच है, ठीक है, फिर भी क्या है काम बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे एक बड़ी समस्या थी, वो थी कि सही व्यक्ति को सही काम नहीं दिया गया है, ठीक है, उससे सही तरीके से काम नहीं करवाया जा रहा। तो इसके लिए इन्होंने ये साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो प्रपोज किया। तो इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं आपको इस 10 नंबर में बताना है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज प्रपोज्ड बाय फ्रेडरिक विंसो टायलर। नाउ सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? इन्होंने रूल ऑफ थंब को रिप्लेस कर दिया। पहले ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, अगर रमेश को बोला गया है कि रमेश आप एक मूर्ति बनाओ तो रमेश को मूर्ति बनानी पड़ेगी वरना रमेश को कोड़े मारे जाएंगे। मतलब ये मैंने बहुत हार्श एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। रमेश को मूर्ति बनानी पड़ेगी, उसको काम करना पड़ेगा। अगर उसने काम करने से मना किया और वो काम नहीं करेगा तो उसको भैया सजा दी जाएगी। इन्होंने बोला ऐसा नहीं चलेगा भाई, जिसको जो काम करना है उससे वो काम करवाओ ना, हो सकता है रमेश को नहीं आता हो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज टू रिफाइन मेथड ऑफ वर्क्स। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया और ये काम हो जाएगा, नहीं, आपके बोलने के बाद ये देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी अप्रोच लगेगी। तो इन्होंने कहा कि देखो रूल ऑफ थंब हटा दो, हम क्या लगा देते हैं, साइंटिफिक अप्रोच मेथड लगाएंगे। साइंटिफिक अप्रोच मेथड क्या है कि इसमें नियम कायदे कानून के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा बेहतर सेट बैठेगा हम उस तरीके से काम करेंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। अब पहले कोऑपरेशन आपको दिख रहा है, कोऑपरेशन था ही नहीं, बड़ी समस्या थी, लोगों में आपस में मतभेद था, ठीक। तो इससे क्या होता है कि जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में जब काम बांटा जाता है और अगर आपस में बनती नहीं है ना मैनेजर और वर्कर्स की, तो भाई वो काम अच्छा होता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अगर प्रोडक्टिविटी पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है तो आपको कोऑपरेशन करना पड़ेगा मैनेजमेंट और लेबर के बीच में, एक बढ़िया कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। नाउ हार्मनी इन द ग्रुप। हार्मनी इन द ग्रुप मीन्स सारे के सारे लोग एक ही वर्ड्स में क्या करें, बात करें भाई, कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो सब एक साथ एक सुर में बोलें कि भाई हाँ वी एक्सेप्ट। अगर कुछ सही है, देखो हार्मनी का मतलब ये नहीं कि गलत बात पे ही बोल देंगे, सारे के सारे लोग कॉमन पर्पस के लिए काम करें, ठीक है, क्लियर, जिससे वो सेम ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाएँ टाइम पर, मैक्सिमम आउटपुट निकले। साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक और जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल था दैट वाज मैक्सिमम आउटपुट। देखो प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। अगर हम लोगों को कोई प्रोडक्ट 1000 रुपीज़ में सेल करना है और उसकी कॉस्ट 900 रुपीज़ आती है तो हमें 10 रुपीज़ का मार्जिन, 100 रुपीज़ का मार्जिन यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर मुझे ये मार्जिन बढ़ाना है, 900 रुपये की कॉस्ट आने के बाद 1000 रुपये का अगर हम सेल कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ का क्या है, मार्जिन है यहाँ पे। मुझे ये 100 रुपये के मार्जिन को बढ़ाना है, या तो मैं इसके प्राइस को बढ़ा दूँ या फिर इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसको कम कर दूँ। तो मैक्सिमम आउटपुट, अभी देखो आप ध्यान से देखोगे जितने भी प्रिंसिपल्स आपने ऊपर डिस्कस करे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये भैया इनपुट कम कर रहे हैं। आपका काम ज़्यादा होगा ना, लेबर कम लगेगी तो आपकी इनपुट जो है वो कम हो जाएगी, इससे आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल कर आएगा। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स पे ध्यान दिया इन्होंने, इंसेंटिव्स वगैरह लोगों को प्रोवाइड करने शुरू कर दिए कि भाई ऐसा नहीं है कि लोग 2-2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। साइंटिफिक मैनेजमेंट कह रहे हैं कि इनको भी क्या करेंगे हम लोग, रिवॉर्ड करेंगे विद आर रिवॉर्ड सिस्टम, ठीक है, क्लियर। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशल सिस्टम। इसकी वजह से क्या होना चाहिए कि सारे के सारे लोगों का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो फोकस फोरमोस्ट कंसर्न होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना। सो हमें उनके डेवलपमेंट पर भी काफ़ी खासा ध्यान रखना चाहिए। सो दीज वर सम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ scientific management. Now, question number 3, what are the various types of plans that are usually formulated in retail organization? तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लान की बात करें तो कॉर्पोरेट प्लान आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें सारे के सारे जितने भी फॉर्मल प्लान होते हैं वो सारे के सारे कॉर्पोरेट प्लान के अंदर होंगे। सारे फॉर्मल प्लान्स
लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, विद द व्यू ऑफ पॉसिबल चेंजेस, कि समय के साथ साथ क्या क्या पॉसिबल चेंजेस आ सकते हैं उनका ध्यान रखते हुए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेविड हजे, कॉर्पोरेट प्लानिंग इंक्लूड्स सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग द वर्क, people and system to enable those objectives to be attained, motivating through planning process, and through plans measuring performance, and so controlling process of the plan and developing people though through better decision making, clear objectives, more involvement and awareness of the progress। भैया इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने बोला प्लान किसे कहते हैं। प्लान का मतलब होता है हम सारी चीज़ों को एक साथ कोऑर्डिनेट करके लेके चलेंगे। किस काम के लिए? जो भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आपको करना है उसको बेस्ट बनाने के लिए, ठीक है, क्लियर। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ प्लान। नाउ फंक्शनल प्लान क्या होता है? देखो आपने क्या किया है, आपने ये बोला कि हमें 1,00,000 रुपए की ज़रूरत होगी किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, 4 वर्कर्स की ज़रूरत होगी, है ना, क्लियर। आपको 2 स्टोर की ज़रूरत पड़ेगी, 2 स्टोर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब क्या है? ये सारा का सारा प्लान आपका फॉर्मल प्लान है। ये कैसा प्लान है? फॉर्मल प्लान के अंदर आएगा, कॉर्पोरेट प्लान के अंदर आएगा। पर ये काम कैसे करेंगे? 4 वर्कर क्या क्या काम करेंगे, है ना, क्लियर। ये 1,00,000 रुपए हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, ये 2 स्टोर में क्या क्या सामान रखेंगे, किसको वेयर हाउस बनाना है, किसको फ्रंट स्टोर बनाना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम फंक्शनल प्लान के अंदर डिस्कस करेंगे। वाइल कॉर्पोरेट प्लान इज फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल प्लान इज फॉर अ सेगमेंट, कि इस 1,00,000 रुपए का क्या करें, इसका अलग प्लान है। फाइनेंशियल प्लान हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग कैसे करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स, कौन से लोगों को हमें नौकरी देनी है, कौन से लोगों को ये फंक्शन जब हम करवाएंगे तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आ जाएगा। स्ट्रैटेजिक प्लान, जैसे आपके स्टोर में आपने बहुत सारे प्रोडक्ट रख रखे हैं, अब उसमें से कुछ बिक रहे हैं कुछ बिक नहीं रहे, तो बड़ी समस्या है इसके साथ। तो आप क्या करेंगे? कूटनीति करेंगे भाई, स्ट्रैटेजिक प्लान बनाएंगे आप। स्ट्रैटेजिक प्लान लॉन्ग टर्म प्लान होता है विद अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, जो भी इन्वायरमेंट में है आपके साथ, आपकी जो वीकनेस वगैरह है उसको भी ध्यान में रखते हुए आप स्ट्रैटेजिक प्लान बनाएंगे, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेशनल प्लान। अब भाई आप ये काम कैसे कैसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, है ना। कंट्रोल प्लान, एलोकेशन प्लान, इम्प्लीमेंटेशन प्लान। आप एग्जीक्यूशन का जो प्लान होगा दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल प्लान। सर अभी तो आपने कॉर्पोरेट प्लान को फॉर्मल प्लान बताया। यस, कॉर्पोरेट प्लान जो है वो टोटल ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन सी जगह ले रहे हैं, ये सारे के सारे हैं। फॉर्मल प्लान बेसिकली एक पूरा जो है वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग होती है। लाइक दिस इज डेवलप्ड थ्रू अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, सारे के सारे प्लान्स के, ठीक है। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो डेवलप करती हैं फॉर्मल प्लान्स, जिनको बाद में समस्या ना हो, लोगों को उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बतानी पड़े। दैट इज़ इनफॉर्मल प्लान। भैया ऐसे प्लान जो रात में किसी मैनेजर को याद आया कि अच्छा हमारे यहाँ मार्केटिंग नहीं हो रही, सुबह जाके उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, बाहर एक पुतला खड़ा कर देंगे, ठीक है, पुतले के सिर पे मुकुट, है ना। तो ये क्या है, ऐसा ये एक इनफॉर्मल प्लान है, अचानक से आ सकता है बीच में। जब भी एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान अब्सेंट होता है तो वहाँ पर कौन सा प्लान आएगा? भैया इनफॉर्मल प्लान। क्लियर? कौन सा प्लान? इनफॉर्मल प्लान आएगा। नाउ शॉर्ट टर्म प्लान्स, जो भी आपके 1 साल से कम के प्लान जितने भी होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे? शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर, ठीक। लॉन्ग टर्म प्लान जो भाई 1 साल से बड़े हों और 20 साल तक चले जा रहे हो, मतलब उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, दीज ऑल आर लॉन्ग टर्म प्लान्स, ठीक। तो टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में बात कर ली। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द वेरियस फेजेस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 स्टेप्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के। पहला, आपको प्रॉब्लम पता करनी है, तभी तो आपको डिसीजन लेंगे, है ना। प्रॉब्लम पता चल जाए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके अवेलेबल हैं
उन सारे तरीकों में से बेस्ट तरीका कौन सा है? अगर ये बेस्ट तरीका है तो क्या हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं? यस तो भैया ये चारों के चारों क्या हैं? डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, अल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन, अल्टरनेटिव इवेल्युएशन और डिसीजन मेकिंग। एक एक करके बात कर लेंगे। जैसे आप एक कहानी सुना देता हूँ भाई। एक रिटेल स्टोर है, फॉर एग्जांपल एक म्यूज़िक रिटेल स्टोर है। उसके स्टोर में ना बहुत कम कस्टमर आ रहे हैं, है ना। बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। स्टोर में लोग कम आ रहे हैं, स्टोर में लोग बहुत कम आ रहे हैं। देयर कुड बी लो अवेयरनेस अबाउट द आउटलेट, या फिर जो स्टॉक है वो आउटडेटेड हो गया हो, या उनका स्टोर के अंदर की जो इंटीरियर्स वगैरह हैं वो ख़राब हो, या लोग वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो कस्टमर से, अपनी ऑफरिंग नहीं समझा पा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे हम लोग। पहला स्टेप में अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे? डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर? नाउ जैसे हमें पता चल गया कि अच्छा सब कुछ तो बढ़िया है, बस इनका प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्राइस भी बहुत सही दे रहे हैं ये लोग, है ना, और सेल्समैनशिप भी इनकी बहुत बढ़िया है, लेकिन ये प्रोडक्ट बेच क्यों नहीं पा रहे, है ना। तो समस्या ये है कि इनकी ना अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस अबाउट द आउटलेट, लोगों को पता ही नहीं है। पीपल डोंट नो अबाउट देम कि ये भी हैं मार्केट के अंदर और ये भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सो इन दैट केस क्या करना है भाई? अब आप देखेंगे कि कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिससे हम लोगों को बता सकते हैं कि ये जो स्टोर है ना ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और ये बेस्ट आपको प्रोडक्ट देगा। तो भाई देखो प्रॉब्लम पता चल गई। अब हमको लोगों को बताना है इस स्टोर के बारे में, तो या तो हम न्यूज़पेपर में छपवा दें या एक सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम कर दें, मतलब एक के साथ दो फ्री, ठीक है, 40% ऑफ, 60% ऑफ, दैट इज डोर टू डोर कैंपेन करा दें सेल्स पर्सनल से, एक बड़ा इवेंट स्पॉन्सर करवा दें लाइक वीवो आईपीएल, है ना, ऐसे म्यूजिक स्टोर आईपीएल, है ना, कपड़े वाले अंकल आईपीएल, कपड़े वाले अंकल, हाँ हो सकता है किसी दुकान का नाम हो, भल्ले वाले चांदनी चौक, ऐसे कुछ भी, भाई जो स्टोर का नाम होगा वैसे ही स्पॉन्सर तो टाइटल ऐसे मिलता है ना, ठीक है, जोक्स अपार्ट। नाउ होर्डिंग्स वगैरह आप लगवा सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये स्टोर यहाँ पर है भी। तो ये सारे के सारे हमने क्या किए? अल्टरनेट फॉर्मुलेट कर लिए। अभी इसमें से चूज नहीं किया है, फिर हम देखेंगे कि अच्छा ये सारे तरीके तो हैं लेकिन हमारे लिए बेस्ट तरीका कौन सा होगा। ठीक है, हमारे लिए बेस्ट तरीका कौन सा होगा। देखो अब ये हमें मेजर इवेंट अगर स्पॉन्सर करना है तो ये थोड़ी कि भाई 500 रुपये बोलेंगे कि हमारा एक बार नाम ले लेना बस टीवी वाले ऐड में, नहीं, पैसा लगेगा, बहुत सारा टाइम भी लगेगा, है ना। और होर्डिंग्स आप कहाँ कहाँ लगवाएंगे? इतना पैसा नहीं है उनके पास, मतलब यहाँ मनी, टाइम, रिसोर्सेज, ये सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगी? फाइंड करने में हेल्प करेंगी कि आपके लिए बेस्ट वाला कौन सा है। तो हमने ये देखा कि देखो भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर न्यूज़पेपर में ऐड दे दें, लोकल न्यूज़पेपर में, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा? सस्ता रहेगा, है ना, और लोगों को पता भी चल जाएगा। तो दैट्स गुड, हमने अल्टरनेटिव इवेल्युएट कर लिया कि देखो ये सस्ता भी है, लोकल न्यूज़पेपर सब जगह पहुंचाते भी हैं, फिर हम पता करेंगे कि क्या सबसे बेस्ट यही है। ठीक है, बस उसके बाद हम क्या करेंगे? डिसीजन बना लेंगे। एंड दिस इज द अल्टीमेट वन, द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव इवेल्युएटेड। सबको चेक कर लिया कि इसमें पैसा कम है, इसमें पैसा ज़्यादा है, इसमें रिसोर्सेज कम है, इसमें ये सारी चीज़ें, बेस्ट वाला जो था हमने चूज़ कर लिया। दैट इज नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन वेरियस वेज ऑफ क्रिएटिंग इफेक्टिव टीम वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इफेक्टिव टीम चाहिए तो आप क्या क्या काम करेंगे? ठीक है, क्लियर? नाउ एक ऐसी टीम बनानी है जो रियल वर्क इश्यूज के ऊपर काम करे। फॉर्म टीम टू सॉल्व रियल वर्क इश्यूज। ठीक है, क्लियर? होल्ड डिपार्टमेंट मीटिंग्स टू रिव्यू प्रोजेक्ट एंड प्रोग्रेस। डिपार्टमेंटल लेवल पर आपको मीटिंग्स बार बार करनी है जिससे आप क्या कर सकें? प्रोजेक्ट को रिव्यू कर सकें, उसका प्रोग्रेस चेक कर सकें। और हाँ, ये सब करते करते फन ना भूलें भाई। बिल्ड फन एंड शेयर्ड ओकेजन्स। आप भाई उनको लोकल रेस्टोरेंट में डिनर कराने ले जाएं, खाना खिलाने ले जाएं, ठीक है, छोटी सी पार्टी थ्रो कर दें। क्लियर? दैट इज यूज आइस ब्रेकर एंड टीम वर्क एक्सरसाइज। मीटिंग के दौरान आप ऐसा कर सकते हैं।
कोई गेम खेल लिया आप लोगों ने, ठीक है, इन सारी चीज़ों की तरह। सेलिब्रेट टीम सक्सेस पब्लिकली, अगर आपको एक बढ़िया टीम बनानी है, इफेक्टिव टीम बनानी है, तो आपको उसकी सक्सेस जो है पब्लिकली सेलिब्रेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फील होगा ना उन लोगों को। लेकिन अगर प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हो आप लोग तो खुद डिस्कस करो कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है, क्लियर। लेकिन सक्सेस जब हो तो चिल्ला चिल्ला के सबको बता दो कि भाई हमारी टीम सक्सीड कर गई है। दैट इज। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ रिटेल ऑपरेशंस, और इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। 10 नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। सर आप ये नहीं बताओगे कि हमें क्वेश्चन कितने करने हैं? गाइस देखो, 8 में से आपको क्वेश्चन करने हैं 5। 8 क्वेश्चन आएंगे और 8th क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस होगी, आपको कोई 2 करने होंगे। तो आपको टोटल कितने करने हैं? सिर्फ 5 करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो टोटल आंसर शीट की जो टोटल मार्किंग होगी वो 50 नंबर्स के बेसिस पे होगी। सो डू एनी 5। आपको 5 बता दिए, यहीं तक काम खत्म था, लेकिन मैं बाकी क्वेश्चन भी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एक इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, देखो। नाउ सो कंट्रोल मस्ट रिफ्लेक्ट द नेचर एंड नीड ऑफ एक्टिविटी। जो भी कंट्रोल आप करने जा रहे हैं वो नेचर और नीड ऑफ एक्टिविटी समझा दे। सर हमें ना कंट्रोल ही समझ नहीं आया सर, रिक्विजिट्स ऑफ कंट्रोल तो बाद में समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंट्रोल समझ लेते हैं, व्हाट इज़ कंट्रोल। मान लेते हैं कि आपने प्लान किया है कि आपकी कंपनी 12 लाख रुपए सालाना कमाएगी, 12 लाख पर ईयर, 12 लाख पर ईयर। पर आपकी कंपनी कितना कमा रही है? आप इतना आपने टारगेट सेट कर लिया है ना, क्लियर। टारगेट सेट करने के बाद आप क्या करेंगे? इस पे वर्क करेंगे। वर्क करने के बाद कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो अगर डेविएशन आपको दिखेगा, सालाना 12 लाख रुपए चाहिए ना, तो इसका मतलब हर महीने आपको 1 लाख रुपए की सेल करनी है। हर महीने 1 लाख रुपए की आपको सेल करनी है, तो इसके लिए आप काम करें। लेकिन आपने जब देखा, कंपेयर किया, तो आपने नोटिस किया कि पहले मंथ में आपने 80,000 रुपये की क्या करी है, यहाँ पे मंथ आना था, तो 80,000 रुपये की आपने सेल करी है। तो 20,000 कम है ना, 80,000 की आपने सेल करी है, 20,000 कम है, तो यहाँ दिक्कत है भाई। तो ये जो 20,000 कम हुए हैं, इसको बढ़ाने के लिए, 20K जो आपके कम हुए हैं, इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप? कंट्रोल करेंगे। मान लेते हैं ये ग्राफ है, कोई कंपनी है, उसका ग्राफ जा रहा है इस तरीके से, है ना, ग्रो कर रही है कंपनी। अचानक से नीचे नीचे ऐसे आने लगे, तो आप नहीं चाहोगे कि ये कंपनी भैया ग्रो कर रही है, इसको बीच में तो रुको, कहीं तो जाके कोई तो रोको इसे, है ना। तो आप क्या करेंगे? इसको ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि ये जिंदा हो जाए। कुछ तो करेंगे आप, इसके प्रोडक्ट चेंज करेंगे, डिज़ाइन चेंज करेंगे, ठीक है, कंज्यूमर की प्रॉब्लम सुनेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, कुछ तो करेंगे ताकि जो ग्राफ है वो दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाए। यही कर रहे हैं हम लोग, कंट्रोल, ठीक है, क्लियर। जैसे आपकी बाइक है, आपने सोचा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाऊंगा, अचानक से क्या हुआ, 70-80 पे चले गए, तो आप क्या करते हैं? कम करते हैं ना उसकी स्पीड, मेंटेन रखने के लिए कि 60 पर मेंटेन रहे, लिमिट है 60 की, दैट इज। नाउ चलिए, तो अब ये कंट्रोल समझ आ गया। अब आप ये कंट्रोल करेंगे क्यों? ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल करना है आपको। ध्यान से सुनो, जो भी आप कंट्रोल करेंगे वो नेचर और एंड नीड ऑफ एक्टिविटी समझा दे कि क्या ज़रूरत है ऐसा चेंज करने की। आप लोगों की जॉब जो है, वर्किंग आवर बढ़ा रहे हो या नए लोग हायर कर रहे हो कंट्रोल करने के लिए कि आपकी सेल बूस्ट हो जाए, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाए, तो आपको पता है ना कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, दैट इज। कंट्रोल शुड रिपोर्ट डेविएशंस प्रॉम्प्टली। जो भी गड़बड़ हो रही है, जैसे आपने कोई स्टैंडर्ड सेट किए होंगे, ग्राफ अगर वैसा जा रहा है तब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर ग्राफ वैसा नहीं जा रहा है ना, ग्राफ वैसा नहीं जा रहा, तो फिर तो प्रॉब्लम है। आप ये जो डेविएशन आया ना, चेंज आया है, हर महीने ऐसे ऐसे जा रहा था ग्राफ, अचानक से क्या हुआ, ऐसे आ गया। ये जो यहाँ पे डिप आया है ना, डिप, ये जो कम हुआ है ये इतना, ये रीज़न क्या है इसका?
रीज़न तो तब पता चलेगा ना जब आप बार बार अच्छे टाइम पर रिपोर्ट कर लोगे इसे कि यार डेविएशन आ गया है, कुछ तो चेंज हुआ है हमारे स्टैंडर्ड में और जो हमने डिफाइन किया था और जो काम हो रहा है उसके बीच में। ठीक है, चलिए। और जो कंट्रोल आप करेंगे, कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ तो काम करना पड़ेगा, लोग बढ़ाने पड़ेंगे, क्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा, उस तो करना पड़ेगा। तो जो भी आप कंट्रोल करेंगे ये बात ध्यान में रखेंगे कि इसका आगे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, सो कंट्रोल शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोल शुड पॉइंट आउट एक्सेप्शंस एट क्रिटिकल पॉइंट्स। मान लेते हैं कि आप सोच रहे हैं कि कोविड-19 के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है ना, 22 मार्च से लगाया था 2020 में, 2021 में सॉरी, 2020 में सॉरी, 22 मार्च को लगा दिया था सरकार ने लॉकडाउन। इसके बाद सभी कंपनी की सेल जो है वो नीचे चली गई थी कि नहीं चली गई थी सर? इससे पहले तो सब ग्रो कर रहे थे, ऐसे 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 ग्राफ था। अचानक से क्या हुआ कि जो ग्रोथ है वो नीचे चली गई, भाई माइनस में जा रही है ग्रोथ, खर्चे बढ़ रहे हैं, कंपनी हो ही नहीं, कुछ काम ही नहीं कर रही। तो ये एक्सेप्शन है या कुछ दिक्कत हुई है? आप प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज कर लोगे, लॉकडाउन में ज़्यादा बिक जाएगा क्या? नहीं बिकेगा। प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना शुरू कर दोगे तो ज़्यादा बिक जाएगा क्या? लॉकडाउन में सब बंद है, सैलरी लेकिन देनी पड़ेगी आपको। तो ये एक्सेप्शंस है ना, ये आपको पॉइंट आउट करने पड़ेंगे कंट्रोल करने के टाइम। कंट्रोल शुड बी ऑब्जेक्टिव, आपको पता होना चाहिए कि आप कंट्रोल क्यों कर रहे हो। फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जिसमें आप कोई और चीज़ें भी ऐड, कम या ज़्यादा कर सकें। इकोनॉमिकल होना चाहिए, कोई भी कंट्रोल आप ऐसा नहीं करेंगे जिसमें आपका खर्चा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, क्लियर। कंट्रोल शुड बी अंडरस्टैंडेबल। आप बोल रहे हो कि हम 4 नए लोगों को जॉब पर रख रहे हैं, तो आप ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जो बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऐसा कोई भी काम आप नहीं करेंगे। दैट इज कंट्रोल शुड लीड करेक्टिव एक्शंस। अब जो भी आप कंट्रोल करेंगे, भाई जाहिर सी बात है कुछ खराब हुआ है तभी तो ठीक कर रहे हैं। सर एक बात बताओ, एक मैं आपको ना पॉइंट बता देता हूँ, एक सवाल आपके लिए छोड़ देता हूँ, कमेंट में आप लोग मुझे बता देना। एक कंपनी ने 10 लाख रुपए का सोचा कि हम 10 लाख रुपए पर ईयर कमाएंगे, लेकिन पहले 2 महीने में उसने 20 लाख रुपए कमा लिए। पहले 2 महीने में ही उस कंपनी ने 20 लाख रुपए कमा लिए। अब आप मुझे बताओ कि उन्होंने तो 12 महीने का सोचा था 10 लाख कमाएंगे, पहले 2 महीने में 20 लाख आ गए। अच्छा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ये सर, पता नहीं चलेगा कि पहले एक पूरा हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 90,000 जो है उन्होंने पहले ही मंथ कमा लिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, मान लेते हैं कुछ पैसे ज़्यादा उन्होंने कमा लिया। भाई देखो गड़बड़ हो जाती है, दोबारा सुनो कि 10 लाख पर ईयर उनको कमाना है। अब उन्होंने 8 लाख रुपये पहले ही साल कमा लिए। तो आपको नहीं लगता जब उन्होंने पहले साल का ऑडिट किया तो उनको पता, पहले महीने का ऑडिट किया तो उनको पता चला कि हमने तो पहले ही महीने में कमाल कर दिया, मौज कर दी। तो अब आप बताओ कि इस केस में इनको कंट्रोल करना पड़ेगा या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दो, और क्यों ये भी बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर, डिटर्मिनेंट बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय एट सर्विस एनकाउंटर। कुछ डिटर्मिनेंट बताने हैं जो एम्प्लॉय के बिहेवियर को क्या करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज एट सर्विस एनकाउंटर। डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर एट सर्विस एनकाउंटर देखो कौन कौन से हैं। भाई आपके जो भी एम्प्लॉय हैं उनका बिहेवियर। सर व्हाट इज सर्विस एनकाउंटर? सर सर्विस डिटर्मिनेंट तो ये पता चल गया कि कौन कौन से पॉइंट है, कौन से ऐसे फैक्ट है। बिहेवियर, सर बिहेवियर समझ आ गया, लेकिन एम्प्लॉय भी समझ आता है, लेकिन सर्विस एनकाउंटर क्या है सर? सर्विस की गोली मार देंगे? नहीं, इधर सुनो मैंने ये कहा कि कोई व्यक्ति है भाई, ही इज़ अ एम्प्लॉय, और दूसरा व्यक्ति जो है ही इज़ अ कस्टमर, ही इज़ अ कस्टमर। क्लियर? तो इसको क्या करना है, इसको सामान बेचना है, एंड ही वांट्स टू बाय दिस। क्लियर? ट्रांजैक्शन होनी है यहाँ पे। अब ऐसे कौन से पॉइंट हैं, ये सर्विस एनकाउंटर होगा भाई जब भी एम्प्लॉय और कस्टमर फेस टू फेस कुछ डील कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बात कर रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड सर्विस एनकाउंटर। इट इज़ कॉल्ड व्हाट? सर्विस एनकाउंटर। ठीक है, क्लियर?
नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ कस्टमर बिहेवियर भी आ सकता है ड्यूरिंग सर्विस एनकाउंटर, तो दोनों सिमिलर रहते हैं पर वहाँ पे एक दो पॉइंट चेंज हो जाते हैं, वो भी बताओ कमेंट में कौन कौन से हैं वो 2 पॉइंट। ठीक है नाउ सो पहला है, इस जो एम्प्लॉय है इसकी कुछ पर्सनल नीड होगी, इसकी कुछ सेल्फ इमेज होगी, इसका लाइफस्टाइल होगा, एबिलिटी टू परफॉर्म, विलिंगनेस टू परफॉर्म, सिचुएशनल प्रेशर होंगे इसके ऊपर, कुछ मूड, हेल्थ। अगर इसकी पर्सनल नीड ज़्यादा होगी, ऐसी होगी फाइनेंशियल पर्सनल नीड होगी कि मुझे लग्जरियस लाइफ जीनी है, फैमिली को और भी वेकेशंस पे भेजना है, सो व्हाट ही विल डू, ये इसका जो बिहेवियर होगा ना कस्टमर के प्रति वो थोड़ा पोलाइट हो जाएगा कि कस्टमर ज़्यादा मेरी बात अच्छे से समझे तो ये कन्वर्ट जल्दी हो जाएगा, कस्टमर को कन्वर्ट करने की पावर इसमें ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? जब इसकी पर्सनल नीड बढ़ेगी। डिटर्मिनेंट है ना, पर्सनल नीड है ही नहीं। कोई व्यक्ति जो ज़िंदगी से थका आ रहा है, उसको कुछ करना ही नहीं है, क्या वो कस्टमर को अच्छे से डील करेगा? कुछ करना ही नहीं उसको, ज़िंदगी से एकदम परेशान हो गया, ही विल नॉट डील विद द कस्टमर प्रॉपरली। जिसके पास कुछ एंथुसियाज्म है, जिसकी पर्सनल नीड है कुछ, ही विल डील विद द कस्टमर वेरी प्रॉम्प्टली। इसकी सेल्फ इमेज का भी ख्याल रखना है, अगर सेल्फ इमेज का ख्याल रखना है तो भी। लाइफस्टाइल, सर ज़िंदगी जीने का तरीका क्या होता है सर? लाइफस्टाइल, ज़िंदगी जीने के तरीकों को बोलते हैं लाइफस्टाइल। ठीक है नाउ एबिलिटी टू परफॉर्म, अब देखो प्रोडक्ट नॉलेज होगी तभी तो ये परफॉर्म कर पाएगा। अब प्रोडक्ट नॉलेज है तो क्या ये परफॉर्म कर रहा है? ये भी तो डिटर्मिनेंट है कि मेरे को सब पता है लेकिन मैं जा ही नहीं रहा क्योंकि यार अभी प्रॉब्लम होगी, मतलब क्यों? सिचुएशनल प्रेशर, इनको सेल्स टारगेट मिला हुआ है कि पूरे महीने में 70,000 रुपये का प्रोडक्ट बेचना है, 1,00,000 रुपये का प्रोडक्ट बेचना है, पर ये बेच नहीं पा रहे, तो सिचुएशनल प्रेशर है, ये जाएंगे सर खरीद लो, ठीक है, ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। इनका मूड अच्छा होगा तो कस्टमर से अच्छे से बात करेंगे, घर से लड़ कर आए होंगे, ठीक है, तो भैया अच्छे से बात नहीं करेंगे क्योंकि मूड के ऊपर है ना। ये भी क्या कर सकता है, इनका जो बिहेवियर है वो चेंज कर सकता है ड्यूरिंग अ सर्विस एनकाउंटर। सो देयर आर सम पॉइंट्स विच आर रिटन डाउन, तो एक एक करके आप आराम से देख लेंगे। क्लियर? नाउ 8th क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं आपको 2 पॉइंट समझा दूंगा, बाकी 2 पॉइंट आपको खुद करने हैं, मीन्स वैसे तो आपको 2 ही करने हैं, ठीक है। क्लियर? नाउ सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बेनिफिट्स ऑफ लिसनिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस है, ठीक है, मोटिवेशन है। तो मैं आपको लास्ट के 2 करा देता हूँ, स्टार्टिंग के 2 आप कर लीजिएगा, वैसे आपको एग्जाम में 2 ही करना है कोई, ठीक है। ड्यू टू द टाइम लिमिट मैं आपको बता दे रहा हूँ। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन बेनिफिट्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग क्या करती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ा देती है। जब आप किसी को ध्यान से सुनेंगे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। अगर आप किसी को अच्छे से सुन रहे हैं तो आप उसकी बात समझेंगे भी, अगर हियर कर रहे हैं तो उसकी बात याद रखेंगे, बस रिपीट कर पाएंगे, समझेंगे नहीं। तो लिसनिंग क्या करेगी, एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज करेगी। अगर आप किसी को ध्यान से सुनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा क्योंकि आपको पता होगा कि जो मैंने जानकारी सुनी है वो मैंने सही जानकारी सुनी है। हार्मोनिक क्लाइमेट ला सकता है, अगर आप 2 व्यक्ति आपस में एकदम बहुत गहरी बात कर रहे हैं, है ना, 2 लोग देखा, 2 लोग चुगली कर रहे हैं, मतलब मस्त, तो उनमें हार्मोनिक, हाँ हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हार्मोनिक क्लाइमेट डेवलप हो जाता है इफ़ दे आर लिसनिंग प्रॉपरली टू ईच अदर, ठीक है। नो जोक्स अपार्ट, लिसनिंग हेल्प्स इन एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है अगर आप किसी को ध्यान से सुन रहे हो तो, क्योंकि आपको बार बार सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि मैं ये काम करूँ कि नहीं करूँ, है ना, सर ये स्टेप कौन कौन से होंगे, कैसे कैसे करना है, दैट इज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉडी लैंग्वेज इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो बॉडी लैंग्वेज इज काइनेसिक्स। कई बार आ सकता है डिफाइन काइनेसिक्स। सो काइनेसिक्स व्हाट? काइनेसिक्स इज अ बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो काइनेसिक्स इज आर्टिकुलेशन ऑफ द बॉडी। आप अपना हाथ पैर, जो आंखें हैं, स्माइल है, वो किस तरीके से ऐसे कर रहे हैं, मतलब मूव कैसे कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? इसमें सारे एक्शंस आ जाएंगे, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल नहीं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस। तवे पे हाथ रखा, गरम तवा है तो ऐसे सोचते हो ना, मतलब मस्त यार ऐसे अभी हाथ जल जाएगा, हटा लेते हैं, नहीं, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होता है, वो हट जाता है। पोस्चर, आप ऐसे स्लम्ड पोजीशन में बैठे हो कहीं, ठीक है, एक व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ है, एक व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ है,
सर समझ नहीं आया, वो ऐसे पीठ जो है उसकी निकली हुई है। तो अब मुझे बताओ कि बोर कौन सा है, दिस वन ना। ये कैसे पता चल रहा है आपको, बॉडी लैंग्वेज है ये। आवर बॉडी सेज अ लॉट इन मैनी वेज एज वी कम्युनिकेट, ठीक है। जैसे अगर आप किसी को ईरान में जाओ और किसी को ऑल द बेस्ट कह दो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ एग्ज़ाम में आप लोगों को, मैं बस ये वीडियो यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है एंड आई एम सेइंग यू ऑल द बेस्ट। तो ऑल द बेस्ट कहने के लिए आप लोग क्या करते हो, ठेंगा दिखाते हो। ईरान में अगर आप किसी को दिखा दोगे ना तो वो इधर पकड़ेगा और बोलेगा हाँ भाई तुझे ठेंगा दिखाता हूँ। रीज़न क्या है, वहाँ पे इस बॉडी साइन को, इस गेस्चर को क्या माना जाता है, ऑब्सेंस माना जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, विल सी यू नेक्स्ट डे एट 8 o'clock इन द इवनिंग, ठीक है। और हमने कोर्सेज वगैरह लॉन्च कर रखे हैं, तो अगर किसी को कुछ खरीदना है, खरीदना मीन्स आपको एनरोल करना है अगर हमारे ट्यूशन क्लासेस में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8284x7 188 पर, ठीक है। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। टाटा बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से। ओके गाइज, हैव अ ग्रेट डे।